हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेवा मार्गदर्शन। जी हाँ, आज हम लोग 71st बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो हमारा आने वाला है काफ़ी जल्द, उसके स्ट्रैटेजी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। और इस एग्ज़ामिनेशन में 100 प्लस कैसे स्कोर किया जाए। जिस तरह से ये चेंजिंग पैटर्न 70th प्रीलिम्स के बाद आप देख रहे हैं, तो इतना अनप्रिडिक्टिव ये एग्ज़ामिनेशन हो गया है कि बहुत बच्चे डर रहे हैं कि किस तरह से हम लोग प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर कर पाए। तो 70वीं बीपीएससी जहाँ पर पूरी का पूरा मतलब पैनिक सिचुएशन बन गया था बच्चों में, वहीं पर हमारे बीच आज जो स्टूडेंट हैं वो आपको बताएंगे कि किस तरह से उस एग्ज़ामिनेशन में भी इन्होंने 100 प्लस स्कोर किया है। और वही पैटर्न और वही स्ट्रैटेजी जो है वो हम लोग 71st के लिए भी आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले वेलकम आपका हिमालयन हमारे सामने। थोड़ा सा आप अपने हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। सर, पहले तो आपको थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हिमालयन शर्मा। मैंने 78 प्रीलिम्स में 101 स्कोर किया है और यहाँ पे मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि कैसे आप लोग अनप्रिडिक्टेबल पैटर्न पे भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जैसे कि हिमालयन ये प्रीलिम्स में जो बीपीएससी का प्रीलिम्स 70वां दिया आपने, तो आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था, कब से आप तैयारी कर रहे हैं, वो थोड़ा एक बैकग्राउंड उसके बारे में आप स्टूडेंट्स को बताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। सर, मैंने मेरे को तैयारी करने में अभी 2 साल हुए हैं और मेरा 70वां प्रीलिम्स मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। ओके। और मतलब पहला अटेम्प्ट में मेरा कुछ कारणवश नहीं हो पाया था। जी ठीक है। तो इस बार मैंने थोड़ा सा सिलेबस को हॉलिस्टिकली कवर किया। तो 69th बीपीएससी में जो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ और 70वीं बीपीएससी में सीधा वो भी ऐसे पैटर्न पे जहाँ पे लोगों को बहुत ही दिक्कत हुई इस एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करने में, आपने किस तरह से, जो कि 69 बीपीएससी का पैटर्न और 70वीं बीपीएससी का पैटर्न बिल्कुल अलग, तो आपने ये किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी को रखा कि 78 बीपीएससी में आपने इतना अच्छा स्कोर जो है वो किया। तो वो थोड़ा सा उसके पीछे बैकग्राउंड प्रिपरेशन के ऊपर अगर आप थोड़ा सा फोकस करें। सर, बैकग्राउंड पे अगर हम लोग जाएं तो पहले तो सबको सिलेबस को पूरा कंप्लीट करना चाहिए। सिलेबस को, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि सिलेबस जब तक आपका कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चंस को कैसे टैकल कीजिएगा। वहाँ पे आपका नॉलेज बेस ब्रॉड होगा, उसके बाद ही जो एक प्रिपरेशन के दौरान मैच्योरिटी आती है वो आपका सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करना है, सारे सब्जेक्ट्स, कोई चीज़ को स्किप नहीं करना है। उसके बाद फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे आपको ध्यान देना है और क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आप मतलब खुद घर पे भी कर सकते हैं और उसके लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए आप कहीं अच्छे जगह जहाँ पे क्वालिटी क्वेश्चंस मिले। इस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे आपको ध्यान देना है। और उसके बाद रिवीजन मतलब इस एग्ज़ाम का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। रिवीजन के बिना एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं हो सकता, एकदम हो ही नहीं सकता है। तो रिवीजन आपको करना है और रिवीजन के लिए वही क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ही बात आ जाती है। तो जैसा कि अगर मान लीजिए अभी के समय में जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा इधर उधर पैनिक भी करते हैं, कहीं कहीं थोड़ा सा स्ट्रैटेजी की कमी, गाइडेंस की कमी जो है, तो आप क्या इनको बोलेंगे जो आखिरी 90-100 दिन जो बच रहे हैं उसमें जिनका स्ट्रैटेजी होना चाहिए, तो वो टारगेटेड स्ट्रैटेजी कैसे ये लोग फ्रेम कर पाएँ कि इतने ही कम टाइम में जो लोग अभी पूरी तरह से सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाए वो इसको कैसे अप्रोच करें, वो थोड़ा सा आप बताएं। जब हम लोग इस सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो हम लोग को स्ट्रैटेजी से चलना है। आपको आपके पास कितने दिन हैं और आपका कितना सिलेबस बचा हुआ है उसको उस हिसाब से आपको डिवाइड करना पड़ेगा और आपको एक सेट रूटीन बनाना है, उसको फॉलो करना है डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी के साथ और प्रैक्टिस करना है। तो आप पहले तो सबसे जो मैंने किया था वो है कि आपको सारे सब्जेक्ट्स का अलग अच्छा सा नोट्स बनाना चाहिए। ठीक है। नोट्स बनाने के बाद आपको उस नोट्स को रिवाइज करना है और रिवाइज करना है उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज लगाना है और फिर टेस्ट सीरीज पे हम लोग आएंगे बाद में। टेस्ट सीरीज में जो जहाँ पे आप गलतियाँ कर रहे हैं उसको आप फिर से देखेंगे कि मेरा कौन सा मतलब पार्ट वीक है, उस पर आप फिर से रिवाइज करेंगे, उसको और अच्छे से पढ़ेंगे और फिर टेस्ट सीरीज लगाएंगे। तो ऐसे देखिएगा आप धीरे धीरे इम्प्रूव कीजिएगा।
तो ये आपको ये बचे हुए जो 90-100 दिन है, इसमें आपको ये एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं कीजिएगा तो नहीं हो पाएगा ऐसे, बिल्कुल। अच्छा, तो जैसे कि मान लीजिए अभी 90-100 दिन के लिए आपने कहा कि सिलेबस कंप्लीट करना होगा, तो थोड़ा सा आपको अपने ऊपर प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि अगर कोई चीज़ आपके पास पूरे 1 साल रहती तो आप शायद उसको करते अगर कोई एक टॉपिक को 10 दिन में, तो अब हो सकता है कि आपको वो टॉपिक 1 दिन में ख़त्म करना पड़े। जी बिल्कुल। तो उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी आप जो कह रहे हैं वो चेंज करने की ज़रूरत है। दूसरा कि कैसे पता चल पाता है बेहतर कि कोई टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ है स्टूडेंट्स का, तो उसके लिए आपने किस तरह से ये असेस किया कि ये टॉपिक मेरा कंप्लीट हो चुका है, अब हम शायद आगे बढ़ सकते हैं? अगर आप कोई टॉपिक पहले पढ़ते हैं और फिर आपको अपना एनालिसिस करना है कि क्या मेरे को इस टॉपिक पे पूरा मतलब अच्छा से पकड़ बन गया है, नॉलेज है कि नहीं, तो उसके लिए आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। आप क्वेश्चंस आप जैसे कि पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स पढ़े, आपने बुक्स को क्लोज किया और फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक पे आप 100 क्वेश्चंस एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए और क्वालिटी क्वेश्चंस कीजिए। वन लाइनर्स ये सब तो खैर ठीक है, लेकिन आपको अच्छे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पे आपको फोकस करना है। तो इस हिसाब से आपको पता चलेगा कि मेरा अभी वो टॉपिक कंप्लीट है या फिर कितना उसमें अभी हमको और काम करना है। प्रीलिम्स के लिए लगभग कितने क्वेश्चंस जो हैं वो आपने प्रैक्टिस किया होगा? वो एक बार फ्रैंकली एकदम जो सही है वही बताइए कि कितने क्वेश्चंस आपको लगता है कि आपने प्रैक्टिस किया होगा सब कुछ मिलाकर। प्रीलिम्स के लिए अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस तो मैंने 30 से 32 टेस्ट लगाए थे। 30 से 32 टेस्ट। अब 30 से 32 में अगर हर टेस्ट में 150 क्वेश्चंस रहते हैं तो उस हिसाब से अच्छा खासा अच्छा नंबर खासा, निकल कर आ हाँ। रहा है। बिल्कुल। और उसके बाद वो तो टेस्ट सीरीज की बात हुई। उसके बाद घर में मैंने क्वेश्चंस एमसीक्यू प्रैक्टिस किया। आप जैसे घटना चक्र हुआ, ये सब हुआ, तो वहां से प्रैक्टिस किया। तो मोटा मोटी अगर देखा जाए तो 8-10 हज़ार क्वेश्चंस आपने 8-10 हज़ार क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। अच्छा, स्टडी आवर्स के ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं कि बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि सर कितना घंटा पढ़ा है। मैंने बोला कि ये कस्टमाइज नहीं हो सकता, मतलब कि आप ये यूनिवर्सल तो नहीं हो सकता, लेकिन आपने कितने घंटे पढ़े और वो जो आवर्स थे वो कंसिस्टेंट थे कि नहीं, वो होना ज़्यादा ज़रूरी है कि नंबर ऑफ आवर्स ज़्यादा दिखाना ज़्यादा ज़रूरी है? क्या लगता है आपको? सर मैंने जो फॉलो किया वो मैं एवरेज मेरा 8 से 10 घंटे मेरा डेली पढ़ाई होता था। एवरेज 8 से 10 घंटे कंसिस्टेंट में जी। कितने समय तक ये स्ट्रेच रहा है आपका? मेरा ये ऑलमोस्ट 10 महीने 10 महीने 10 मंथ्स के लिए 8 से 10 घंटे जी सर, लगातार। बिल्कुल। जी सर। और ये मतलब मैं आपको अपने तरफ से भी बताना चाहूँगा कि मैं बहुत क्लोजली इनसे मतलब इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ काफ़ी टाइम से। तो ये जो भी ये बात बोल रहे हैं तो ये मैंने देखा भी है ये प्रोग्रेस, क्योंकि 8 से 10 घंटे जब हम भी आपको बताते हैं 10 या अभी आखिरी समय में हो सकता है कि आपको 1-2 घंटे और पुश करना पड़े अपने आप को, तो ये चीज़ आप मान के चलो कि ये सच में रिक्वायर्ड है, ये कोई झूठ बात नहीं है। क्योंकि जिस तरह का करंट अफेयर्स, जिस तरह का जो हमारा फैक्चुअल क्वेश्चन का डेटाबेस है, आपको अगर 100+ यानी कि 100+ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100+ ही आना चाहिए, ऐसा स्कोर हो कि आप अगले दिन ही श्योर हैं कि आप मेंस लिख रहे हो। क्योंकि एक प्रॉब्लम हिमालय में ये भी आएगी, जैसे कि ये एग्ज़ाम देकर जब आए होंगे तो आई थिंक आप तो श्योर थे कि सिलेक्शन होगा प्रीलिम्स में लगभग, क्योंकि आपका स्कोर आपने देखा कि इतने के अराउंड आ रहा है। जी सर, मैं जब एग्ज़ाम दे के जब मैं बस पे बैठा तो उसी टाइम मैंने गूगल से या फिर मतलब कहीं से मैंने अपना मार्क्स टैली किया तो पता चला कि मेरा वही 101-2 के करीब आ रहा है। तो 95% मैं श्योर हो गया था कि मैं मेंस। आई थिंक आपका मैसेज भी आया था जी सर, आपको मैंने मैसेज किया था कि इतना मेरे को लेकर मेरा रिप्लाई यही था कि अब आप आराम से मेंस में लग जाइए और कुछ सोचना ही नहीं। जी सर। तो ये इनके साथ एक क्या फ़ायदा हुआ कि स्कोर अगर अच्छा है आपका प्रीलिम्स में तो आपने अपने लिए एग्जैक्टली 1 महीने 10 दिन 40 दिन बाई किया हुआ है, क्योंकि 13 दिसंबर प्रीलिम्स इनका हुआ था, 23 जनवरी रिजल्ट आया। 40 दिन इन्होंने अपने लिए एक्स्ट्रा बाई किया बाकी लोगों के कंपैरिजन में जिनको प्रीलिम्स के दिन पता चला कि सिलेक्शन हुआ।
जी तो सर। अच्छा स्कोर प्रीलिम्स में लाने का एक ये फ़ायदा है कि आप एक हेड स्टार्ट ले सकते हैं उन सारे लोगों से। और मेजॉरिटी वो कॉन्ड्रम में ही रहती है कि सिलेक्शन होगा, कट ऑफ क्या रहेगा, कट ऑफ क्या नहीं रहेगा, या अगर कोई प्रोटेस्ट ऐसा कोई इशू फिर आ जाए, तो उन सब चीज़ों के लिए भी आप बेफिक्र रहो कि अगर एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा ना तो हम तो मेंस लिख रहे हैं। जी सर। तो वो 40 दिन अगर आपको बाई करना है तो भी प्रीलिम्स में आपको बहुत अच्छे से। और ये इसके पीछे का जो इनका रीज़न वो क्या बताया इन्होंने, 8 से 10 घंटे 10 महीने लगातार विदाउट फेल। और ये झूठ नहीं इसलिए है क्योंकि ये प्रोग्रेस और इम्प्रूवमेंट देखा है, और ये सब एक साल का ही रिजल्ट और कुछ नहीं। ये 69 बीपीएससी की जब बात कर रहे हैं तो 69 बीपीएससी के बाद इन्होंने ये चीज़ों को आई थिंक आपने अप्लाई जी किया सर, है। बिल्कुल। तो ये इनको ये रिजल्ट में दिख रहा है फायदा। ठीक है, कुछ और चीज़ों के ऊपर बात करते हैं कि टेस्ट सीरीज या जो भी ऑनलाइन है ऑफलाइन है, जिस मोड में भी आप टेस्ट देते हैं, जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसके लिए अप्रोच मतलब क्या, उसको एज अ स्टडी मैटर। जैसे कि अगर मैं अपनी बात बताऊं तो जब मैं प्रिपरेशन करता था तो उस समय टेस्ट सीरीज़ को मैं एज अ स्टडी मटेरियल यूज़ करता था। और ये मैंने बहुत सारे बच्चों को क्लासेस में बताया हुआ है कि मेरे अंदर स्टार्टिंग से टेस्ट से भागा नहीं कभी। अचानक भी बोला कि आज टेस्ट देना है तो दे दिया, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं इसको फिर यूज़ करूँगा कुछ सीखने के लिए। तो टेस्ट सीरीज़ को स्टडी मटेरियल की तरह यूज़ करें कि सिर्फ असेसमेंट की तरह। चूँकि इस असेसमेंट वाले प्रॉब्लम में क्या है, दिक्कत क्या आती है कि बच्चे तभी अपीयर होने जाते हैं, चाहते हैं अपीयर होना, जब उनको लगता है कि वो पूरी प्रिपेयर्ड है पूरी तरह से, और ये दिन आता नहीं है। जी सर। तो आप टेस्ट सीरीज़ को लेकर क्या एडवाइस देना चाहेंगे बच्चों को? क्या टेस्ट सीरीज़ से भागना चाहिए कि जब तैयारी हो तब दो, कि आप उससे सीखने के लिए उसको रेफर करोगे? टेस्ट सीरीज से पहले तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात यह है कि टेस्ट सीरीज से भागना नहीं चाहिए। और जो बात रही कि हम ये कंप्लीट कर लेंगे तब देंगे, ये जब हो जाएगा तब करेंगे, तो वो कभी दिन सही में आता नहीं हो। कभी आप कंप्लीट 100% कभी नहीं होगा। एग्जाम के दिन भी आप बिल्कुल भी नहीं रहिएगा। तो टेस्ट सीरीज को पहले, जैसे सर ने बोला कि एक स्टडी मटेरियल की तरह लिया जाए कि असेसमेंट, तो जब आप टेस्ट दे रहे हैं वो 2 घंटे 12 बजे से 2 बजे जो आप टेस्ट देते हैं, उस टाइम आप असेसमेंट में रहिए, उसके बाद उसको स्टडी मटेरियल बना लीजिए। तो मतलब ये नहीं होता है कि आप गए 2 घंटा टेस्ट दिए उसके बाद आपका काम खत्म हो चुका है। उसके बाद असली काम उसके बाद शुरू होता है। आप एनालिसिस कीजिए कि आपका क्वेश्चन क्यों गलत हुआ, या फिर जो नहीं बना वो क्यों नहीं बना, या फिर मतलब कि कभी कभी होता है कि रिवीजन की कमी से गलती होती है, कभी कभी आपका ध्यान नहीं था, करेक्ट इनकरेक्ट क्या पूछ रहा है, आपने ठीक ढंग से क्वेश्चन नहीं पढ़ा, या फिर एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ गया तो उसके कारण भी। तो ये 3-4 चीज़ों के वजह से क्वेश्चंस गलती होती है। तो आपको देखना है कि क्यों गलती हुआ, मेरा कौन सा वो सेगमेंट की वजह से वो गलती हुआ, और फिर उसको आपको एनालिसिस करना है उस हिसाब से। फिर तो यहाँ पे इनका मैं मार्कशीट भी दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग ये रियल विश्वास कर सकें कि हाँ इनका स्कोर जो इस बार का है, तो 101.33 इनका स्कोर आप देख सकते हो। तो जब हम बात करते हैं आगे, अगर हम बढ़े इस चीज़ को लेकर, तो टेस्ट सीरीज वाले के बाद जैसे कि हमारे पास एक ये समस्या आती है, और या आप समस्या नहीं बोल सकते, इसको हम लोग एज एन स्कोप देख सकते हैं। जो यूपीएससी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न को फॉलो किया हुआ है, और बीपीएससी भी अलूफ तो नहीं रहेगा, सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन है। तो जो टेस्ट सीरीज है, जो मैंने कितना ऑब्जर्व किया हुआ है कि जो ऑप्शंस होते हैं किसी भी क्वेश्चन के, नाउ दीज ऑप्शंस आर प्रोबेबल क्वेश्चन ऑफ नेक्स्ट ईयर आई गेस। और ऐसा हुआ है। जी सर। ये रिवर्स टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग जो इसको बोलते हैं कि एक आपने क्वेश्चन दिया, उसके 4 ऑप्शन से सपोज 4 स्टेटमेंट है, और ऐसा देखा गया है कि वैसे क्वेश्चन जो है वो आपको अगली बार पूछा गया, मतलब ऑप्शन से क्वेश्चन बनाकर पूछ दिया गया है। तो ये भी फ़ायदा है कि अगर आप टेस्ट अटेम्प्ट करते हो ना, तो आप टेस्ट में ना सिर्फ उसको, जैसे कि मैं एक चीज़ सजेशन दूंगा, आप हिमालयन बताएंगे भी इस चीज़ के बारे में कि हाँ ये अप्रोच सही होगा कि नहीं। मैंने बोला है बच्चों को कि आप ना जब अटेम्प्ट करो टेस्ट को, तो 3 राउंड्स में अटेम्प्ट कीजिए। पहला जिसको आप आंसर आपको मालूम है 100%, जहाँ आप श्योर हो। इसके अलावा जैसे ही आप अटेम्प्ट करते हैं और आपको आंसर नहीं मालूम है, जस्ट सर्कल द क्वेश्चन, ठीक है। अब पहले बार में आप दूसरे राउंड में आप आओ। दूसरे राउंड में जब आप आओगे तो आप वैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए जिसमें आप 2 ऑप्शंस के बारे में श्योर थे, तो 50% चांसेस अटेम्प्ट तो लेना बनता है। ये दोनों आप जब काउंट कर लोगे तो डिसाइड करोगे कि किसमें हम लोगों को गेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि कट ऑफ वगैरह ये सब आपको दिमाग में रखना है कि कितना अभी तक अटेम्प्ट हुआ है। अगर मान लीजिए ये दोनों ही साइकिल में आपने केवल 70-80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो ऑब्वियसली बात है आपको बाकी सारे क्वेश्चन गेस करने पड़ेंगे, चांसेस अगर बढ़ाना है सिलेक्शन लेने का।
तो इसमें क्या होगा कि जब आपने टेस्ट सीरीज में अटेम्प्ट किया इस पैटर्न पे, अब आप घर पर आए, आप आंसर की से मिला रहे हो, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सिर्फ जो गलत है ना उसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। ये नहीं करना है। जैसे कि जो भी क्वेश्चन सर्कल है, अगर आप उन सब का एक्सप्लेनेशन देखोगे, चूंकि सर्कल वाले क्वेश्चन वैसे थे जिसका आंसर आपको नहीं मालूम था, और वो अगर सही हुआ है तो वो आपका एक लक भी है क्योंकि आप पूरी तरह से श्योर नहीं थे। तो अगर आप उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देखोगे तो हो सकता है सेम क्वेश्चन किसी दूसरे मैनर में अगली बार पूछे आप गलत कर दो। तो आपने टेस्ट सीरीज का जो मैं क्या कहते एक्सप्लेनेशन देखा, या जो भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे उसके एक्सप्लेनेशन को आप किस तरह से यूज़ करते थे कि जो गलत हुआ सिर्फ उसको देखते थे, कि सही वाले को भी आप एक बार क्रॉस वेरीफाई करते थे बाकी स्टेटमेंट्स के लिए? जी सर, जैसे कि सर ने बताया कि जो क्वेश्चंस 3 राउंड में पेपर को बनाना है, फर्स्ट राउंड में जिसमें आप एकदम श्योर शॉट है कि एकदम कंफर्म वो आंसर है, उसको आपको तो खैर टिक करना है। उसके बाद फिर ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको दो ऑप्शंस में आपको कंफ्यूजन होगा, तो उसमें आप इंटेलिजेंट गेस करके या फिर रिस्क लेके आप करते हैं, और फिर जब आते हैं घर में आप मिलाते हैं तो आपका वो सही हो जाता है। तो वो क्वेश्चंस में आपको डाउट था, कंफ्यूजन था, वो आपका श्योर शॉट नहीं था, तो आपको उसको भी देखना है। और जो सही भी हो गया है उसके बाकी 3 ऑप्शंस के बारे में अगर आप पढ़िएगा तो आपका नॉलेज बेस भी बढ़ेगा और वो हो सकता है कि यूपीएससी का अगर पैटर्न फॉलो हो तो अगली बार का वो क्वेश्चन भी हो सकता है, काम आ जाए। ठीक है, आखिरी 2 क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे। पहला तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, इसको लेकर भी बच्चे बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं कि कितना कर किया जाए, कितना छोड़ा जाए। आपके अकॉर्डिंग सही स्ट्रैटेजी जो है वो उस दिन डिसाइड होनी चाहिए कि पहले से डिसाइड होना चाहिए, क्या आपको क्या लगता है? जी सर, ये निगेटिव मार्किंग के वजह से बच्चे लोग बहुत उनके मन में एक फियर रहता है कि निगेटिव मार्किंग है तो ज़्यादा नहीं अटेम्प्ट करना है, कम अटेम्प्ट करना है, जो जितना आता है उतना ही करके आ जाना है। तो और ये मतलब कितना हम लोग अटेम्प्ट करें, कितना करना चाहिए, कितना छोड़ना चाहिए, ये एग्जाम के दिन डिसाइड नहीं होता है। ये जब आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं या जब प्रैक्टिस करते हैं उसी टाइम आपको ये डिसाइड करना होता है कि कितना हमको करना है। और बात रही नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की, तो मेरे हिसाब से मैंने जो फॉलो किया था वो 135 to 140 था। 135 to 140। हाँ, इस 135 से कम नहीं, मेरे अगर रहे तो 140 कीजिए, 140 से कम आप मत कीजिए अटेम्प्ट, क्योंकि आपको 140 कीजिएगा तभी एक मतलब कि चांस भी होता है कि मतलब कि आपको अच्छे स्कोर आए। और आपका देख के स्कोर, ये ऑब्वियस सी बात है कि आपने 140 आई गेस 141 अटेम्प्ट किया है, 110 सही हुए हैं और 31 गलत है, जिस कारण से आपका स्कोर है। तो बिल्कुल 135-140 जिन्होंने अटेम्प्ट किया है वो इस रिजल्ट को देखकर भी हम समझ सकते हैं। लास्टली करंट अफेयर्स, एक समंदर है, आपने इस समंदर को कैसे सेल किया वो अब आप थोड़ा सा बताइए। करंट अफेयर्स के लिए तो आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, ठीक है, वो आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए जरूरी है। उसके बाद बहुत लोग क्या करते हैं, वो गलती है, एक ब्लंडर है कि वो करंट अफेयर्स को पहले इग्नोर करके चलते हैं। टेस्ट सीरीज में भी जब वो जाते हैं तो वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन स्किप करते हैं कि ये हम पढ़े नहीं है तो बाद में करेंगे, कि हम लोग लास्ट का 10 दिन या 1 महीने में हम कोई ईयरली मैगजीन उठाएंगे और उसको रट के चले जाएंगे। तो वो अब नहीं रहा, आपको मंथली मैगजीन और प्लस न्यूज़पेपर आपको करना है, बिहार और इंडिया इंटरनेशनल सब करना है। तो ऐसे ही करंट अफेयर्स का हॉलिस्टिक कवर आपको करना ही पड़ेगा। और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आ रहे हैं आजकल, तो स्टैटिक और करंट दोनों को मिला के डायनेमिक क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आपको अगर आप करते हैं ऐसे अच्छे से न्यूज़पेपर और मैगजीन, तो आपका दोनों क्वेश्चंस आप आराम से टैकल कर लेंगे। तो ऐसे करंट अफेयर्स का ये रहना चाहिए स्ट्रैटेजी। करंट अफेयर्स के लिए भी एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स आपको, कि जब आप करंट अफेयर्स की बात करते हैं ना, तो हम लोग स्टैटिक पार्ट के लिए एक बहुत अच्छा हमारे पास ऑप्शन है कि हम लोग असेस कर सकते हैं कि हमने पढ़ा और PYQ सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया। तो आप ये चीज़ सोचो कि ये चीज़ हम लोग करंट में क्यों नहीं अप्लाई कर सकते। आप जब करंट अफेयर्स भी पढ़ते हैं तो उसके मंथली क्वेश्चंस नेट पे ढूंढ कर आप प्रैक्टिस करो, तभी तो आपको पता चलेगा कि हाँ अक्टूबर महीने का हम लोग करंट पढ़े हैं तो अब उसके क्वेश्चन बन रहे हैं हमारे। और एक टाइम आएगा जब आप मल्टीपल जगहों पे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तो क्वेश्चंस विल स्टार्ट रिपीटिंग, तो तब समझ में आ जाएगा कि वो महीना हमने कवर कर लिया। तो जो स्टैटिक पार्ट के लिए स्ट्रैटेजी है सेम करंट के लिए लगाइए। आप कोई महीने का मैगजीन खत्म किए हो या आप महीने का न्यूज़ कवर कर रहे हो न्यूज़पेपर से, आप उसके क्वेश्चंस लगाइए
तो आपको बेटर आइडिया होगा। तो क्वेश्चन और स्टडी दोनों का कनेक्टिविटी। और दूसरा जैसे इन्होंने भी बताया कि करंट का क्वेश्चन सिर्फ करंट की पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखिए, अगर स्टैटिक पार्ट में भी क्वेश्चंस वही आएंगे जो न्यूज़ में है, ज़्यादातर तो चांस यही है। आप खुद सोचो ना, अगर क्वेश्चन अदर देन हिस्ट्री, अगर क्वेश्चन सपोज हम लोगों को प्रीलिम्स में पूछा जाना है पॉलिटी के ऊपर, तो पॉलिटी के ऊपर क्वेश्चन कौन सा पूछने का चांस ज़्यादा है? कोलिजियम के ऊपर, न्यूज़ में है, मेंस में भी पूछा ना इस बार। तो सेम चीज़ है, करंट का डायमेंशन सिर्फ आपको करंट में हेल्प नहीं करेगा, स्टैटिक पार्ट में भी करेगा। ठीक है, ये तो एक ओवरऑल डिस्कशन हमने किया हिमालयन के साथ। थोड़ा कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जहाँ पे तेजी में आपको जवाब देना है, ये आपकी स्ट्रैटेजी से रिलेटेड ही होगा ये। सबसे पहला कि सुबह जल्दी उठने वाले या लेट नाइट पढ़ने वाले? मैं दोनों के मिक्स आप दोनों का मिक्स पढ़ते, मतलब दोनों का एक बैलेंस था मेरा। दूसरा, शांति में पढ़ाई, म्यूजिक के साथ पढ़ाई? नहीं, शांति से पढ़ाई। तीसरा, टेबल चेयर पे पढ़ के सोफा या फिर कंफर्ट एरिया में पढ़ा है कभी आपने, या फिर टेबल चेयर पे आराम से एकदम स्टडी को फॉलो करते? मैं जैसे कि 8-10 घंटा पढ़ता था तो 7-8 घंटे टेबल चेयर पे, और बाकी थोड़ा सा अगर हुआ तो जैसे न्यूज़पेपर अगर मुझे पढ़ना हुआ या फिर करंट अफेयर, तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स होकर सोफा पे भी पढ़ लेता था। सोशल मीडिया एक्टिव यूजर ड्यूरिंग प्रिपरेशन और नॉट? सोशल मीडिया तो खैर मैं यूज़ करता था, लेकिन वैसा एक्टिव नहीं था, मतलब मॉडरेट टाइप बस। ठीक है, इसके बाद बाकी एंटरटेनमेंट का क्या क्या आपका मतलब प्रिपरेशन के दौरान रहा, कि आपने किस तरह से अपने आप को एंटरटेन किया हो? जैसे मैं जब मतलब पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा अगर थक जाता था तो मैं म्यूज़िक सुनता था, और कभी मूवीज़ अगर देखने चला गया, तो ये सब मेरा एंटरटेनमेंट का जरिया। लाइब्रेरी में अच्छी पढ़ाई कि घर पे? नहीं, मोस्टली मैं घर पे पढ़ा, घर पे अपने रूम में। सो लास्टली आप अपने जो व्यूअर्स हैं प्रीलिम्स को लेकर आखिरी क्लोजिंग स्टेटमेंट जो आप देना चाहें, आप बता सकते हैं। जिन्हें भी 71st फिल्म देना है, मुझे भी देना है, मैं भी दूंगा। आपको पहला तो यही है कि सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करना है, सारे चीज़ को। उसके बाद करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। मैं तो बोलूँगा स्टैटिक से भी ज़्यादा फोकस करंट अफेयर्स पे होना चाहिए। तीसरा, रिवीजन। लोग रिवीजन, आई नो दैट रिवीजन इज़ बोरिंग। आज का न्यूज़पेपर आप कल नहीं पढ़ सकते हैं, और यहाँ पे आपको स्टैटिक कम से कम आपको तो 5 टाइम्स रिवीजन करना ही करना है सब कुछ का। तो रिवीजन, और उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस। आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तब आपको टाइम का मैनेजमेंट आप सीख पाइएगा। उसके बाद एग्जाम हॉल का एक अलग प्रेशर होता है। अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए बिना एग्जाम हॉल देने जाते हैं तो आप नर्वस होकर आप कोलैप्स भी कर सकते हैं वहाँ पे। तो ये 3-4 चीज़ है जिस पे आपको फोकस करना है। सिलेबस कंप्लीट कीजिए, रिवीजन कीजिए, करंट अफेयर्स पे फोकस कीजिए, और टेस्ट सीरीज लगाना बहुत ज़रूरी है। तब आपको एग्जाम हॉल का वो फील आएगा कि आप कैसे वहाँ पे सब कुछ को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू सो मच हिमालयन, और आपको ऑल द बेस्ट। अब डेफिनेटली अभी हम इनको प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी के लिए आपके सामने रखे हैं बहुत जल्द, जैसा कि मैं बिल्कुल होपफुल हूँ कि हम लोग इनका सिलेक्शन भी सेलिब्रेट कर रहे होंगे, और उस टाइम पे मेंस इंटरव्यू की भी स्ट्रैटेजी आपसे शेयर करेंगे। फिर हम लोग मिलेंगे और भी स्ट्रैटेजी डिस्कशन के साथ। आपका अगर कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। हिमालयन भी वहाँ पर एक्टिव रहेंगे, वो भी रिप्लाई अपना दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।